ग्रामीण भारत में लोगों के लिए शुरू से ही रोजगार एक समस्या रही है। आज़ादी के बाद सरकार ने गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चलाई, जैसे कि NREP, RLAGP, उसके बाद JRY आई, उसके बाद SGRY आई, EFC, SFC, अकाल राहत के कार्य होते रहे, अनेकों योजनाएं आई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सभी योजनाएं अपने मकसद में असफल रही, पर इन सभी योजनाओं में वो बात नहीं थी जो बात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में है। पूर्व की सभी योजनाएं आंशिक रूप से सफल रही, पर ये योजनाएं वो चीज नहीं दे सकी जिसका आजाद भारत के गांव के लोगों को इंतजार था। रोजगार दिया, पर उतनी मात्रा में नहीं दिया जितनी मात्रा में लोगों को जरूरत थी। अंततः 2005 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की, जो बाद में चल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का पुनः नामकरण किया गया। इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी गई, ताकि वे अपना जीवन यापन सही रूप से कर सके और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके। ये योजना एक गारंटी बेस्ड प्रोग्राम था। पहले की योजनाओं में सरकार पर निर्भर करता था कि किसी व्यक्ति को कितना रोजगार दे, कब रोजगार दे, काम क्या लिए जाएं। लेकिन इस योजना के तहत वह व्यक्ति तय करता है, गांव का एक गरीब व्यक्ति तय करता है कि उसके क्षेत्र में क्या काम लिए जाएंगे, उसको कब रोजगार चाहिए, उसको जब रोजगार चाहिए तब रोजगार देना है। पहले कलेक्टर डिसाइड करता था कि कब रोजगार देनी है, किसको रोजगार देनी है, लेकिन अब व्यक्ति, आम आदमी तय करेगा इस एक्ट के तहत। हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिवार जिसको रोजगार की आवश्यकता है, उसको साल में 100 दिन रोजगार पाने का अधिकार है। हम चाहें या ना चाहें, सरकार चाहे या ना चाहे, कलेक्टर चाहे या ना चाहे, उस व्यक्ति को रोजगार देना उसका दायित्व है, ड्यूटी है। और यह एक कानून बन गया है। ये कोई सरकार के नाम मात्र आदेश नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए व्यक्ति की, अधिकारी की, कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इसलिए ये योजना अपने आप में बहुत ही यूनिक योजना है और पहली बार आजादी के बाद लोगों को यह अधिकार मिला है कि वो अपना हक मांग सके, रोजगार का हक मांग सके। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कोई भी व्यक्ति रोजगार पाने के लिए सबसे पहले वह आवेदन करता है ग्राम पंचायत में जाकर। आवेदन करने के 15 दिन के अंदर उसे जॉब कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड पाना उस व्यक्ति के लिए प्री रिक्विजिट है रोजगार पाने के लिए। जब तक उसके पास जॉब कार्ड नहीं है, उसको रोजगार पाने का हक नहीं रहेगा। तो इसलिए जॉब कार्ड बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जॉब कार्ड बनने के बाद वह नजदीक के किसी ग्राम पंचायत में वो आवेदन के लिए जाता है और कार्य के लिए आवेदन करता है। और कार्य के आवेदन तिथि के 15 दिन के अंदर ही ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी उसका दायित्व हो जाता है कि उसको 15 दिन के अंदर कार्य मुहैया कराए।
और अगर वह 15 दिन के अंदर कार्य मुहैया नहीं कराता है तो उसे बैठे बैठे उस गरीब आदमी को बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। और वह भत्ता प्रथम 1 माह तक जो नरेगा की वेज रेट होगी उस जगह पे उसका 25% और 1 महीने से ज्यादा देरी होने पे, रोजगार देने में अगर 1 महीने से ज्यादा देरी हो जाती है तो 50% ऑफ द वेज रेट ऑफ एनआरएजीए दिया जाने का प्रावधान है बेरोजगारी भत्ता के रूप में। और जब वह काम कर लेता है, काम करने के 15 दिन के अंदर वह वेतन पाने का अधिकार रखता है। और अगर उसको 15 दिन के अंदर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो हमें उसे कॉम्पेंसेशन देना होगा ना। ये सारी चीजें जो है 15 दिन में जॉब कार्ड, 15 दिन में काम, काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, 15 दिन में दाम, दाम नहीं तो कॉम्पेंसेशन, ये सारी चीजें इस योजना को पूर्ववर्ती सभी योजनाओं से भिन्न करती है, अलग करती है। लोगों के मन में ये शंकाएं आती हैं और जब ये योजना शुरू हुई तो शंकाएं आती होंगी, आई होंगी कि कई योजनाएं आए और चली गई, पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं। पर मैं उन सारे लोगों को उनकी शंकाओं को दूर करते हुए कहना चाहूंगा कि ये जो फीचर्स मैंने अभी बताए हैं, जो अधिकार दिए हुए हैं इस एक्ट के तहत लोगों को, वे अधिकार जो हैं 15 दिन में काम, 15 दिन में दाम, 15 दिन में जॉब कार्ड, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता और कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है। और ये हमें देना होगा क्योंकि ये कानून बन गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस योजना के पीछे है कि ये कानून आधारित योजना है। हम चाहें या ना चाहें हमको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये कानून बन गया और कानून के तहत अगर हमने अवहेलना की तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो चूंकि कानून बन गया और कानून बनने के कारण ये योजना एक बहुत अनोखी योजना हो गई है जिससे गरीब लोगों के हितों की रक्षा करना अब सरकार का दायित्व हो गया है, कर्तव्य हो गया है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की भागीदारी तय की गई, चाहे गांव का गरीब आदमी हो जो श्रमिक के रूप में काम करना चाहता है, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे पंचायती राज के प्रतिनिधि हो, ग्राम पंचायत के सरपंच हो, ब्लॉक और जिला परिषद के मेंबरान हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान साहब हो, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हो, सबकी एक भागीदारी है और सबके ड्यूटीज और क्या करेंगे यह तय किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कार्य का सिलेक्शन हो, चाहे कार्य कराना हो, चाहे उसका सामाजिक अंकेक्षण करना हो, सब चीजों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और लोगों की भागीदारी ग्राम सभा के रूप में सुनिश्चित की गई है। ग्राम सभा को इस एक्ट के तहत अभूतपूर्व शक्तियां दी गई है। उदाहरण के लिए सबसे पहला चीज इस योजना में वार्षिक कार्य योजना बनती है जिसे हम एनुअल एक्शन प्लान भी बोलते हैं, और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव प्लान, पंचवर्षीय कार्य योजना भी बनती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कार्य योजना, चाहे वो वार्षिक प्लान हो या पर्सपेक्टिव प्लान हो, ये ग्राम सभा बनाती है। गांव के वयस्क लोग आपस में बैठ के, पंचायत में बैठ के, गांव के लोग ये तय करते हैं कि उस गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्य लिए जाने हैं, ये गांव के लोग तय करते हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट है प्लानिंग फ्रॉम बिलो, अगर कहीं चरितार्थ होता है तो वह महात्मा गांधी नरेगा कार्य योजना में चरितार्थ होता है। और दिस इज इन रियलिटी,
ये कोई कागजी बात नहीं है। अभी तक जितने जिलों में, सारे जिलों में जो काम हो रहे हैं, कार्य योजना गांव की सभा बना के सबसे पहले तैयार करती है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा बनी हुई ये एनुअल एक्शन प्लान ब्लॉक गवर्निंग काउंसिल में रखी जाती है। ब्लॉक स्तर पे जो समिति होती है, पंचायत समिति स्तर, ब्लॉक स्तर पे जो गवर्निंग काउंसिल, वहां रखी जाती है और वहां विचार विमर्श करके वहां से अप्रूव होने के बाद ये जिला स्तर, जिला परिषद की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस योजना को रखा जाता है, जहां पे जिला स्तर की योजनाएं उसी ग्राम सभा द्वारा बनाई हुई योजना के तहत इसको जो है तैयार करती है और जिला स्तर पे तैयार होने के बाद स्टेट की योजना बनती है और राज्य स्तर की योजना फिर भारत सरकार में आके पूरे देश की योजना बनती है। तो वाकई अगर कहा जाए तो नीचे के स्तर से यह योजना बन के आती है, ताकि क्योंकि इस योजना का मानना है कि गांव का विकास का जो है कि रूपरेखा गांव के लोग ही तय कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मेनली 8 ब्रॉड कैटेगरी के कार्य लिए जा सकते हैं। सबसे पहले जल संसाधन के कार्य, फिर आप इसके तहत सूखा प्रबंधन के कार्य ले सकते हैं, आफ्लोरेस्टेशन के कार्य, वृक्षारोपण के कार्य ले सकते हैं, आप सिंचाई, छोटे छोटे जो है आप नहर नाले बना सकते हैं सिंचाई के लिए। आप जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कैटेगरी 4 के वर्क्स कहे जाते हैं, SC ST दैट इज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL चयनित परिवार, लघु व सीमांत कृषक और इंदिरा आवास बेनिफिशियरी, ये जो कैटेगरी के लोग हैं, SC ST BPL IY बेनिफिशियरी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये जो लोग हैं इनके निजी खेतों में भी काम लिए जा सकते हैं। इनके निजी खेतों की लैंड लेवलिंग की जा सकती है, लैंड डेवलपमेंट वर्क इसमें लिए जा सकते हैं, इनके मेड़बंदी की जा सकती है, इनके निजी खेतों में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कुएं खुदवाए जा सकते हैं, खेत तलाई बनाए जा सकते हैं, टांके खुदवाए जा सकते हैं और इन्हें हॉर्टिकल्चर के तहत इनके निजी खेतों में पौधे उगाए जा सकते हैं, फलदार पौधे उगाए सकते हैं, एफॉरेस्टेशन के कार्य लिए जा सकते हैं। तो ये जो चौथे कैटेगरी के जो कार्य हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें जिसके तहत उस गरीब के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। इस गरीब आदमी को इन कार्यों में जो भी पैसा खर्चा होगा, चाहे लेबर में चाहे मटेरियल में, सारा पैसा महात्मा गांधी नरेगा से वहन किया जाएगा। तो ये जो कैटेगरी 4 के जो कार्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है पूरे देश में अगर इसमें सभी SC ST BPL, अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत कृषक, इंदिरा आवास बेनिफिशियरी, सभी के अगर खेतों को सैचुरेट किया जाए, खासकर जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पे सॉयल और वाटर कंजर्वेशन के कार्य इनके खेतों में लिया जाए, तो निश्चित रूप से न केवल इनके जीवन में सुधार होगा बल्कि भारत के कृषि की पैदावार बढ़ेगी। तो आप देखेंगे कि ये जो 8 तरह के कार्य, ये ब्रॉड तरीके के जो कार्य हैं जो हम लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जल और भूमि संरक्षण के कार्य। इस देश में अभी भी 2/3 एरिया ड्राई जोन एग्रीकल्चर होता है, जहां पे 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है और उन क्षेत्र में ये जरूरत है कि भूमि और जल संरक्षण के कार्य ज्यादा से ज्यादा लिए जाए और ये एक्ट उन क्षेत्रों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भूमि संग्रहण के कार्य लेके, तालाब खुदवा के, छोटे छोटे चेक डैम बना के, गेबियन चेक डैम बना के, एनीकट बना के, कुएं बावड़ी खोद के, लोगों के खेतों में टांका बनवा के, लोगों खेतों में खेत तलाई खोद के और भूमि संरक्षण के कार्य लेके, सिंचाई के कार्य लेके, एफॉरेस्टेशन के कार्य लेके, हॉर्टिकल्चर के कार्य लेके, निजी खेतों में हॉर्टिकल्चर के कार्य लेके,
बाढ़ बचाव के कार्य लेके, रूरल कनेक्टिविटी कर, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन मोटी चीजों के कार्य लिए जाने चाहिए, वो सारे कार्य इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। और जैसा कि कई राज्यों में यह देखा गया है, जहां जहां पे कई जिलों में जिन्होंने अच्छे से काम लिया है, वहां के वाटर टेबल बढ़े। आगे भविष्य में सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो वाटर रहेगा, आप यकीन मानिए तो। और ये योजना वाटर कंजर्वेशन के सारे स्ट्रक्चर को बनाने का परमिशन देता है। कई जगह स्टडी हमने करा है, वाटर टेबल रिचार्ज हुआ है। कई जगह पे जो है आपका जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है। तो ये इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है। तो इस योजना में जो व्यय होगा वो दो कंपोनेंट के रूप में होगा, एक लेबर कंपोनेंट और दूसरा मटेरियल कंपोनेंट। जो भी कार्य लिए जाएंगे उसमें लेबर कंपोनेंट होगा और मटेरियल कंपोनेंट। लेबर कंपोनेंट का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगा और मटेरियल कंपोनेंट का 75% केंद्र सरकार से राशि आएगी और 25% जो है वो राज्य सरकार से राशि आएगी। और इसके अतिरिक्त जो 6% परमिसिबल लिमिट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए, प्रशासनिक व्यय के लिए, वो 6% वो पूरे रूप से भारत सरकार देगी। तो लगभग मोटे तौर पे मानिए इसमें जो इस योजना में प्रावधान है कि 60-40 का रेशियो मेंटेन होगा, लेबर और मटेरियल का रेशियो 60-40 का होगा। 60 पैसा लेबर के रूप में और 40 पैसे मटेरियल के रूप में। और ये जो बजट तय करेगी सभी डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का, ये लेबर बजट के आधार पे होगा। लेबर बजट से हमारा अभिप्राय है कि एक पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में किस महीने में कितने लेबर काम करेंगे और कितने मानव दिवस सृजन किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट में लगभग कितना खर्चा आएगा। तो ये लेबर बजट ग्राम पंचायतवार, माहवार, परसेंटेज और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में बनाने का प्रावधान है। और सबसे मुख्य बात यह है और अच्छी बात यह है कि लेबर बजट भी ग्राम सभा द्वारा बनाया जाएगा। गांव के लोग बैठ के तय करेंगे कि लीन पीरियड कौन सा है, पीक पीरियड कौन सा है। खेती के महीने में नॉर्मली गांव वाले अपने खेतों में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये योजना पूरे साल में 100 दिन का गारंटी देती है। तो इसलिए अगर वो 2-3 महीने 4 महीने खेती के टाइम काम नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाकी के 8-9 महीने में वो अपने 100 दिन पूरा कर सकते हैं। तो ये गांव के लोग तय करेंगे किस महीने में कितने आदमी लगेंगे, किस महीने में कौन से काम किए जाएंगे। और उस लेबर बजट को ग्राम पंचायत स्तर पे बनेगी, फिर वो जो है ब्लॉक स्तर पे कंपाइल होगा, फिर जिला स्तर पे कंपाइल होगा और फिर स्टेट स्तर पे कंपाइल होके पूरे स्टेट का लेबर बजट बनेगा। और उस एलबी को, लेबर बजट को एनुअल एक्शन प्लान से हम मैच कराएंगे। जैसे फरवरी के महीने में मान लीजिए 100 आदमी काम करेंगे, तो 100 आदमी काम किए, फरवरी के महीने में जितना मैंडेट जनरेट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम काम क्या लेंगे, इसको मैच कराना बहुत जरूरी है। और ये सारी प्लानिंग ग्रास रूट लेवल से, ग्राम पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से होती हुई स्टेट स्तर और भारत स्तर पे बनेगी। तो ये लेबर बजट के तहत जो है अनुसार केंद्र सरकार जो है इनको राशि देगी। अभी भारत सरकार ने ये जो रसीद देने की बाध्यता और इस दिशा में एक बहुत अभूतपूर्व पहल की है और आईसीटी बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड बनेंगे। एंड टू एंड टेक्नोलॉजी के तहत गांव में हर पंचायत में एक मशीन लगाई जाएगी। उस मशीन में जैसे ही वो व्यक्ति आएगा, श्रमिक आएगा, टच स्क्रीन रहेगा,
बायोमेट्रिक एनेबल्ड रहेगा और उसमें आवाज भी आएगी, लिखाई के साथ साथ आवाज भी आएगी, ताकि किसी को लिखना पढ़ना अगर नहीं आता है तो वो सुन के समझ सकता है। कोई भी आदमी आएगा, वो अपना जैसी अंगुली लगाएगा उसमें वो आवाज आएगी कि आपने इस वर्ष अब तक 30 दिन काम किया, 15 दिन का रोजगार के लिए नीला बटन दबा, 30 दिन का रोजगार के लिए हरा बटन दबा, ऐसे करके आवाज आएगी। फिर वो बटन दबाते ही उसका एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा और जो डेटेड रिसीट वो ऑटोमेटिकली मशीन से जनरेट होगा। तो हमारा प्रयास अभी है कि ये जो रसीद के लिए श्रमिक और कर्मचारी का इंटरफेस को नील किया जाए, ऑटोमेटिक रसीद जनरेट होगी और उसका फिर कार्य का एलोकेशन भी हो जाएगा। और एलोकेशन के बाद जब वो कार्य करने जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉनिक मस्ट्रोल से, ई मस्ट्रोल से जो जनरेट किए जाएंगे और वहां पे हैंड होल्ड डिवाइस से जीपीएस इनेबल्ड कोऑर्डिनेट्स उसमें होंगे और उसके तहत उसके अटेंडेंस लिए जाएंगे, ताकि जो ये घोस्ट नेम की बात आती है कि कोई आदमी बॉम्बे में है और उसका मस्ट्रोल में नाम दर्ज हो जाता है, तो जीपीएस इनेबल्ड होने के कारण उस व्यक्ति का वहां रहना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक एनेबल्ड होने के कारण उसका अंगूठा का निशान लेना अनिवार्य है। तो ये घोस्ट एंट्रीज, डेड एंट्रीज मस्ट्रोल में जो सुनने को आते हैं अखबारों के माध्यम से, वो आने बंद हो जाएंगे। तो इस दिशा में उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और फिर उसका जो पेमेंट होगा, पे स्लिप, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इंजीनियर नापी लेंगे, ऑटोमेटिकली पे स्लिप जनरेट होगा और ऑनलाइन वो पेमेंट जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस को पहुंच जाएगा और जहां से वो अपना 15 दिन के अंदर भुगतान उठा सकता है। तो ये आईसीटी बेस्ड जो पहल, बायोमेट्रिक बेस्ड और हैंड होल्ड डिवाइस बेस्ड ये पहल भारत सरकार ने भी शुरू की है, जिसको निश्चित रूप से रोल आउट करने में वक्त लगेगा, पर वह दिन दूर नहीं जब हमारे नरेगा के अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, उनका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, पे स्लिप, और इलेक्ट्रॉनिकली बैंक को जाएगी। तो और बैंक को यह भी दिक्कत आती है कि पेमेंट के समय उनको जो है दूर दूर जाना पड़ता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो भारत सरकार ने एक योजना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल की शुरू की है, ताकि हर पंचायत पे एक आदमी, जैसे आपका एटीएम मशीन रहता है तो उसी तरह का मशीन लेके एक आदमी बैठाया जाएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, और जैसे ही आप जाएंगे आपका बायोमेट्रिक और इरिस कैप्चर्ड रहेगा, आप अपना पैसा उस मशीन से किसी भी वक्त जाके निकाल सकते हैं। किसी को पोस्ट मास्टर या बैंक पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनका भुगतान होता है, वो काम करता है, काम की फिर नापी होती है और नापी के बाद जो है नापी के आधार पे भुगतान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि कार्य जो है नापी के आधार पे होता है, टास्क बेस्ड है। हर टास्क का एसओआर होता है, शेड्यूल ऑफ रेट होता है, जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको दाम मिलेगा। तो ये टास्क बेस्ड है और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरे योजना का। कार्यस्थल पे जो काम कराए जाते हैं उसका प्रबंधन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि स्मूथ रूप से लोग आए, काम करें, उसकी नापी हो और नापी के बाद जो है उसकी रिकॉर्ड में डेली किसने कितना काम किया हिसाब रखा जा सके, ताकि उसके नापी के आधार पे पेमेंट मिले। तो हर एक कार्य पे प्रबंधन के लिए एक मेट रखने का, वर्क साइट सुपरवाइजर रखने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ग्राम सेवक एक होता है, रोजगार सेवक एक होता है, सरपंच साहब एक होते हैं, एक पंचायत में 4-5 गांव होते हैं, हर गांव में 2-2 काम एक साथ चल सकते हैं। 10 काम अगर एक पंचायत में चले तो एक ग्राम सेवक या एक रोजगार सेवक उसको नहीं देखभाल कर सकता है। इसीलिए इस योजना के गाइडलाइन में हर कार्य पे एक मेट रखने का प्रावधान है, वर्क साइट सुपरवाइजर, जिसका काम होगा काम शुरू कराना, मस्ट्रोल पे अटेंडेंस लेना, लोगों को टास्क देना सुबह, और टास्क के साथ साथ उसको नापना आना चाहिए, और नापी करने के बाद जो है
उसकी नापी डेली रिकॉर्ड करे, और मेट द्वारा नापी जो डेली रिकॉर्ड होगी उसके आधार पे जब 7 दिन या 15 दिन के पखवाड़े के बाद जब जूनियर इंजीनियर साहब आएंगे या टेक्निकल असिस्टेंट आएंगे, उस नापी को वो क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक करके मेजरमेंट बुक बनाएंगे, और मेजरमेंट बुक के आधार पे हर व्यक्ति को उस कार्य में कितना कितना पैसा मिलेगा उसका अंकन करेंगे और मस्ट्रोल को पास करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था को जो है कार्यस्थल पे की व्यवस्था, न केवल अटेंडेंस लेना बल्कि हर कार्यस्थल पे छाया हो, एक बड़ी अनोखी योजना है। इसमें मैंडेट करता है कि हर कार्यस्थल पे पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया होनी चाहिए। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं और अगर 5 से अधिक बच्चे एक वर्क साइट पे आते हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए आया रखने का भी प्रावधान है, और वो मेट जो है उसी गांव का व्यक्ति होगा। कम से कम 5वीं या 8वीं पास होना चाहिए, क्योंकि उसको अटेंडेंस लेना आना चाहिए, नापी लेना आना चाहिए, नापी देना आना चाहिए, मेजरमेंट करना आना चाहिए। और उस मेट का चयन जो है उसी गांव के लोग चयन करेंगे, उस कार्यस्थल के श्रमिक चयन करेंगे, so that he is accepted by the community. That is very very important. तो मेट पूरे कार्यस्थल का प्रबंधन करेगा। खासकर ये मेट प्रणाली में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है। वहां फेमिन रिलीफ के काम हर दूसरे तीसरे साल होते थे और मेट सिस्टम का इजाद हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा आजकल महिलाएं भी मेट के रूप में आने लगी, महिलाएं वर्क साइट सुपरवाइजर बन रही, और ये शुरुआत मैं जालौर जिले में कलेक्टर के रूप में था जब ये योजना आई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी राजस्थान के इतिहास में, जालौर के राजस्थान के इतिहास, महिलाएं कभी भी वर्क साइट सुपरवाइजर नहीं रही थी। हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे उनका इम्पैनलमेंट किया, उनको ट्रेनिंग दी, रिपीटेड ट्रेनिंग देके उनका मनोबल बढ़ाया, और मनोबल बढ़ा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलएज, एमपीज, सरपंच साहिबान, ऑफ अधिकारी, ओपिनियन लीडर, सबको कॉन्फिडेंस में लेके हमने उसको, उन महिलाओं को वर्क साइट में एज ए वर्क साइट सुपरवाइजर नियोजित किया। और मैं बताना चाहूंगा, हम अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को अंडरएस्टिमेट करते हैं, जबकि हम घर में डेली देखते हैं कि वो कितना अच्छा मैनेजर के रूप में काम कर सकते, पूरा घर मैनेज करती है। फिर भी हमारे मन में एक माइंडसेट बना हुआ था कि वो वर्क साइट सुपरवाइज नहीं कर सकती। और मैं बताना चाहूंगा उनमें कुछ ऐसे क्वालिटी हैं जिसके चलते they were excellent, they proved to be excellent worksite supervisor because they are more methodical than the male folks. मुझे इस बात को एक आदमी होने के नाते इस चीज को एक्सेप्ट करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे बनस्पत वे बेटर मैनेजर हैं, वे बढ़िया नियोजन कर सकते हैं, वे मेल फोक्स के बजाय ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा ईमानदारी से अपने कार्य, ज्यादा कमिटमेंट से अपने कार्य निभाते हैं, एंड दे आर गॉड फियरिंग, and this quality makes them very disciplined. और मेरा जालौर का एक्सपीरियंस रहा है, 1.5 साल में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 to 45% वर्क साइट को वुमेन मेट से हमने मैनेज कराना शुरू किया। और वहां के सक्सेस को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया कि नरेगा में, महात्मा गांधी नरेगा में कम से कम 50% मेट महिलाएं होंगे, और आज के डेट में लगभग 40 से 50% में राजस्थान में महिलाएं हैं। जब नरेगा हमने शुरू किया था जालौर में, तो हमने देखा था कि वर्क साइट पे 80% महिलाएं होती थी और 20% पुरुष। महिलाएं अधिकतर सिंसियरली काम करती थी और पुरुष या तो खाली बैठे रहते थे या बहुत कम काम करते थे। और पहले एक साथ जो है
एवरेज वेज रेट निकालते थे, मतलब जिसने काम पूरा किया उसको भी 60 रुपये और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी 60 रुपये मिलते थे। जैसे कि 100 आदमी तालाब में काम कर रहे हैं तो 100 आदमी का टोटल टास्क निकाल लेते थे पखवाड़े के अंत में और उसको जो है मैंडे से डिवाइड कर देते थे। जिसने पूरा किया उसको भी 60 रुपये दे देते, जिसने कुछ नहीं किया उसको भी एवरेज वेज रेट दे देते थे। इसके चलते जो हमारे सिंसियर वर्कफोर्स थे, खासकर महिलाएं, उनमें बहुत रोष थे, उनको तकलीफ होता था पर वो बोल नहीं पाते थे। इस तकलीफ को हमने समझा तो हमने ये तय किया कि 100 आदमी का एक साथ नापी नहीं लेके, सामूहिक नापी नहीं लेके 5-5 के छोटे ग्रुप में उनको काम दिया जाए और 5-5 के छोटे ग्रुप की नापी लिया जाए और ग्रुप की नापी के आधार पर उनको भुगतान किया जाए। और ये जो प्रयोग है हम लोगों ने ये प्रशिक्षित मेट के माध्यम से हमने कराना शुरू किया। हर 5-5 के ग्रुप को अलग टास्क देना, उसकी नापी अलग करना और उसकी नापी के अनुसार पूरा दाम देना, वेतन देना। तो जिस ग्रुप ने पूरा काम किया उसको पूरे पैसे मिले और जिस ग्रुप ने आधा किया उसको आधे पैसे मिले और जिस ग्रुप ने 1/4 किया उसको 1/4 पैसे मिले। इससे जो सिंसियर वर्कफोर्स को हमने इंसेंटिवाइज किया और जो नॉन सिंसियर वर्कफोर्स को हमने डिसइंसेंटिवाइज किया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो आदमी कुछ भी काम नहीं करते थे उनको भी जो है काम करना पड़ा और इसके चलते जालौर का वर्क कल्चर बदल गया। तो इस चीज को हमने ये प्रशिक्षित मेटों, महिला मेट के माध्यम से हमने जो है लागू किया और इस चीज को देखने के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के अधिकारी इसको देखने के लिए आए और उन्होंने अपने अपने राज्यों में इस प्रणाली को ग्रुप में कैसे काम दिया जाए, ग्रुप प्रणाली को और महिला मेट प्रणाली को जो है अपने अपने स्टेट में एक्सेप्ट किया। झारखंड ने राजस्थान के तर्ज पे अपना मेट मैनुअल बनाया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी जो है मेट प्रणाली शुरू की। तो अभी जो है अधिकतर राज्यों में ये मेट व्यवस्था शुरू हो चुकी है और यह अब एक गाइडलाइन का पार्ट भी बन गया है। मेट जो है उस वर्क साइट की धुरी है, आप यकीन मानिए, क्योंकि वह व्यक्ति अकाउंटेबल है वहां काम होने या नहीं होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस नरेगा में वो रोजगार सहायक है। इस योजना के तहत हर पंचायत में एक रोजगार सहायक देने का प्रावधान है जो नरेगा के काम को देखता है और उसके रिकॉर्ड संधारण करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें ग्राम सेवक और सरपंच। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरपंच साहब जो है एक लीडरशिप देते हैं पंचायत में। और चौथा इंपॉर्टेंट कड़ी है इस प्रोग्राम की जूनियर इंजीनियर या टेक्निकल असिस्टेंट। ये इनका काम है एस्टीमेट बनाना, वर्क का टेक्निकल एस्टीमेट बनाना, जिसके आधार पे वित्तीय स्वीकृति जारी होगी और मजदूरों ने जो काम किया, श्रमिकों ने जो काम किया है उसका समय पर नापी लेना ताकि नापी के आधार पे भुगतान करना। और पांचवा इंपॉर्टेंट कड़ी है इस योजना की प्रोग्राम ऑफिसर जो ब्लॉक का प्रोग्राम हेड होता है। और छठा इंपॉर्टेंट कड़ी है डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो पूरे जिले के लिए इस प्रोग्राम का हेड होता है। और सातवां इंपॉर्टेंट कड़ी है सभी पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव, ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो जिला परिषद में और ब्लॉक में मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद के जिला प्रमुख जी इस गवर्निंग काउंसिल को चेयर करते हैं जहां पे एनुअल एक्शन प्लान बनता है। तो इस योजना में पंचायती राज प्रतिनिधियों की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है और उनका बड़ा अहम रोल है इसकी प्लानिंग में, इसके एग्जीक्यूशन में, इसकी मॉनिटरिंग में। इसकी मॉनिटरिंग में भी इनका बहुत अहम रोल है। इस योजना, इतनी बड़ी योजना है, 40,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट है। पूरे देश में करीब 33 से 34,000 करोड़ रुपए खर्च हुए पिछले वर्ष। इतनी बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी जो है करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉनिटरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज है मॉनिटरिंग के लिए वो है ग्राम सभा।
ग्राम सभा जो है उसको एक्ट ने पार दिया है मॉनिटरिंग करने के लिए सोशल ऑडिट के रूप में। जितने भी काम कराए गए पूरे साल में उसका वर्ष में कम से कम 2 बार सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है, और यह सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगी। गांव के लोग बैठ के तय करेंगे कि किस काम में कितना खर्चा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसमें कौन कौन से लोग काम किए, वो लोग काम किए नहीं किए, और अगर नहीं किए कोई गड़बड़ी हुई तो वो जांच के लिए जो है रिकमेंड करेगा। और ये ग्राम सभा का जो है चेयरमैन, वो जो है उस ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। तो सोशल ऑडिट एक ऐसा प्रावधान है जिसके कारण बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है इस प्रोग्राम में आती है, और ये ग्राम सभा का सशक्तिकरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा जितनी सशक्त होगी उतना अच्छा कार्य का चयन होगा और उतना अच्छा कार्य की निगरानी होगी। निगरानी के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यवस्था इस प्रोग्राम में की गई है, उसमें विलेज विजिलेंस कमेटी बनाई गई है। पंचायत और गांव स्तर पे विजिलेंस कमेटी, निगरानी समिति का प्रावधान है जो रेगुलर बेसिस पे काम का निगरानी करेगी, जो बीच बीच में वो समिति वर्क साइट पे जाके देखेगी काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरा निगरानी के रूप में अधिकारी कर्मचारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो सामान्यतः जिला कलेक्टर या जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। वो इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर भी होता है, तो उसकी भी निगरानी की जिम्मेदारी है। चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है निगरानी के लिए, वो है अभी हमने भारत सरकार ने ओम्बड्समैन की व्यवस्था शुरू करी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओम्बड्समैन होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की शिकायतों को उसको जो है उसका इंक्वायरी करेगा, उसको सुनवाई करेगा और सुनवाई करके अपना फैसला सुनाएगा। एक इंडिपेंडेंट बॉडी हमने सेटअप करी है हर जिले में एक ओम्बड्समैन होगा। और पांचवा महत्वपूर्ण कड़ी है निगरानी के लिए, वो है स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। हर राज्य में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल होगा, और जिसके मेंबर्स जो है समय समय पे इसके एग्जीक्यूशन को इवैल्यूएट करेंगे, स्टडी कराएंगे। और सेंट्रल लेवल पे जो है बहुत महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग के लिए बॉडी है, वो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जो इस योजना का भारत सरकार के लेवल पे मॉनिटर करेगी। और इसके अलावा भारत सरकार लेवल पे हमने नेशनल लेवल मॉनिटर रखे हैं। रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, आर्मी के अधिकारियों को हमने नेशनल लेवल मॉनिटर के रूप में हमने रखा है, जो किसी भी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट आने पे हम उनको भेजते हैं और वो जो है उसकी निगरानी करते हैं, उसके योजना की क्रियान्विति की निगरानी करते हैं। और इसके अलावा हमने अभी एक नई व्यवस्था शुरू की है। हमने एमिनेंट सिटीजन्स, वही रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईपीएस, मिलिट्री और अन्य जगह से जो हैं इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को हमने एमिनेंट सिटीजन्स बनाया है, ताकि उनको एक डिस्ट्रिक्ट के साथ हमने अटैच किया है, ताकि वो समय समय पे डिस्ट्रिक्ट में ये नरेगा कार्य की कैसे निगरानी होती है उस पे जो है देखें, कलेक्टर को असिस्ट करें, डीपीसी को असिस्ट करें, वहां की प्रॉब्लम वहीं पे निपटाएं। तो ये सारी व्यवस्था मॉनिटरिंग के लिए हमने किया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मॉनिटरिंग अगर कोई व्यवस्था है वो है ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण। ये एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय है कि गांव के लोग योजना बनाते हैं और गांव के लोग उसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा है और लोगों का पैसा का हिसाब लोग लेंगे, गांव वाले लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने करी। इतनी बड़ी योजना है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करें, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करें तो बेईमानी होगी। इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे उपाय सुझाए गए, बहुत सारे चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
पारदर्शिता लाने के लिए वर्क साइट पे मस्ट रोल और जॉब कार्ड होने चाहिए। मस्ट रोल वह डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों के नाम लिखे रहते हैं, जिसमें हाजिरी ली जाती है, जो वर्क साइट पे रहना चाहिए। अगर मस्ट रोल वर्क साइट पे रहेंगे तब जो है कोई भी व्यक्ति जाके चेक कर सकता है कि जो 50 लोग काम कर रहे हैं वही 50 लोग के नाम लिखे हुए हैं या किसी अन्य के नाम लिखे हुए हैं। तो मस्ट रोल का वर्क साइट पे रहना और जॉब कार्ड का वर्क साइट पे रहना नितांत आवश्यक है ट्रांसपेरेंसी के लिए। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए जो प्रावधान किया गया है कि मस्ट रोल को पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जाकर ग्राम पंचायत में भी इसकी एक प्रतिलिपि रखने का प्रावधान किया गया है ताकि लोग निःशुल्क मस्ट रोल के प्रति किसी भी दिन देख सकें। तीसरी चीज जो ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रावधान किया गया है, सोशल ऑडिट के टाइम मस्ट रोल को पढ़ के सुनाया जाना है, बिल वाउचर को पढ़ के सुनाया जाना है ग्राम सभा के बीच में। कितने बजरी आए, कितने सीमेंट आए, कितने मटेरियल आया, कितने पत्थर आए, सब चीज का हिसाब किताब देना है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। चौथी चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए कई राज्यों में जैसे कि राजस्थान ने वॉल पेंटिंग की व्यवस्था शुरू की है। पूरे पंचायत घर और सार्वजनिक जो बिल्डिंग है उसके दीवारों में ये लिखवा दिया है कि किस व्यक्ति ने किस मस्ट रोल में किस दिन काम किया और कितने पैसे दिए, ताकि गांव के लोग देख सके कि भाई किसने किया काम और किसने नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया तो वहां से पकड़ सकते हैं। पांचवां जो ट्रांसपेरेंसी की दिशा में इस योजना में प्रावधान है, ब्लॉक और पंचायत और जिला स्तर पर रिकॉर्ड कीपिंग किया जाएगा। नियमित रजिस्टर का संधारण। ग्राम पंचायत स्तर पे रजिस्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, रोजगार रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर और शिकायत रजिस्टर, ये 5 रजिस्टर का संधारण किया जाएगा। उसी तरह ब्लॉक स्तर पे भी ऐसे रजिस्टर का रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। एक MIS बनाया गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये रजिस्टर कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए एक MIS है जो ऑनलाइन है और पब्लिक डोमेन में। आज अगर आप www.nrega.nic.in क्लिक कर दें, उसमें आप अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में कौन सा कार्य चल रहा है और पिछले पखवाड़े में किस किस व्यक्ति ने काम किया और कितने पैसे मिले, आज तक जितने भी काम हुए हैं सभी का उसमें हिसाब किताब आप देख सकते हैं। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी और क्या होगा। किस योजना में अब तक किस व्यक्ति ने किस किस दिन काम किया और कितने पैसे मिले, वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अरुणाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से बैठ के आप उसका जो है पूरा आप हिसाब निकाल सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये MIS जो है एक इसमें जो है अभूतपूर्व कार्य किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक डेटरेंट है। तो MIS ट्रांसपेरेंसी की दिशा में बहुत अच्छा काम किया। तो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, नियमित निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट निगरानी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, नथिंग लाइक फील्ड लेवल ऑफिसर्स मूविंग टू द फील्ड एंड द वर्क साइट। जिले के अधिकारी, जिला कलेक्टर, BDO साहब, प्रोग्राम ऑफिसर, इंजीनियर साहिबान, ये सारे अगर रेगुलर फील्ड विजिट करें, मॉनिटरिंग करें, चेकिंग करें, इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन नोट बनाएं और उसके आधार पर कार्रवाई करें, इसका कोई विकल्प नहीं। इसके भी प्रावधान है और मापदंड तय किए गए हैं कि जिला कलेक्टर, DPC कितना दिन महीने में कितने कार्य देखेंगे, प्रोग्राम ऑफिसर कितने कार्य देखेंगे, इंजीनियर्स कितने कार्य देखेंगे। तो ये सारे प्रावधान किए गए। ये योजना एक ऐसी योजना है
जिसमें विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रोडक्टिव वर्क्स लेने के भी प्रावधान किया है। आपने सुना होगा कन्वर्जेंस स्कीम एक के तहत दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम कन्वर्ज करके आपस में मिलके हम जो है एसेट्स का निर्माण कर सकते हैं, परिसंपत्तियों का निर्माण कर सकते हैं, परमानेंट एसेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फिशरी डिपार्टमेंट के साथ हम कन्वर्ज कर सकते हैं। नरेगा से आप तालाब बनाइए और फिशरी डिपार्टमेंट से आप जो है फिश के अंडे या छोटे फिश तालाब में छोड़ के आप लोगों के आर्थिक स्थिति को आप बदल सकते हैं। वाटरशेड डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस करके आप पूरे एरिया का एक एक माइक्रो वाटरशेड का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। खासकर वाटरशेड के साथ कन्वर्जेंस, इससे बहुत ज्यादा फायदा आने की संभावना है। वाटरशेड के जितनी गतिविधियां हैं, ऑलमोस्ट सभी गतिविधियां 90% गतिविधियां नरेगा में परमिसिबल है। वाटरशेड में अपर रिज में ट्रेंचेस बनते हैं, स्टैगर्ड ट्रेंचेस। गली प्लगिंग के लिए लूज बोल्डर चेक डैम्स, एलएससीडी स्ट्रक्चर, मिट्टी के डैम, एनीकट्स बनाए जाते हैं, उसका भी प्रावधान। ट्रेंचेस खोदने का प्रावधान है नरेगा में। आप वाटरशेड के लिए आप एफोरेस्टेशन के कार्य लेते हैं, उसका भी प्रावधान। आप पास्चर डेवलप करते हैं, उसका भी प्रावधान है। आप जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, जो ट्रेनिंग हेड में नरेगा से वो भी आप ले सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, और जो चीज आप नहीं ले सकते वो आप वाटरशेड की स्कीम से, उसके फंड से आप डबटेल करिए, आप कन्वर्जेंस करिए। तो नरेगा का पैसा और वाटरशेड के पैसा को अगर कन्वर्ज करके सही उपयोग किया जाए तो गांव के ग्रामीण परिवेश में की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। वाटर टेबल रिचार्ज होगा, पानी की उपलब्धता होगी, बिकॉज वाटरशेड इज ए फलक्रम, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट of land and water, of soil conservation, land conservation, water conservation का सबसे महत्वपूर्ण योजना है। तो वो भी नरेगा के साथ आप कन्वर्ज करके आप पूरे वाटरशेड को ट्रीट कर सकते हैं, जिससे जलस्तर बढ़ेगा, कुओं में सेज आएगा, लोग एक फसल की जगह 2 फसल 3 फसल लेंगे, लोगों के खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फंडिंग होगी, लैंड लेवलिंग होगी। ये सारे वाटरशेड की गतिविधियां नरेगा में ले सकते हैं। खासकर एससी, एसटी, बीपीएल, आईएवाई बेनिफिशियरी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के सारे खेत आप ट्रीट कर सकते हैं, जो वाटरशेड एक्टिविटी का एक अभिन्न अंग है। तीसरा चीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आप कन्वर्जेंस करके आप वृक्षारोपण के कार्य ले सकते हैं। आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस करके आप जो है फलदार पौधे उगा सकते हैं, वेजिटेबल उगा सकते हैं। तो ये सारे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, आप हॉर्टिकल्चर से आप ड्रिप और स्प्रिंकलर लीजिए, और लैंड लेवलिंग और पौधा का काम आप नरेगा से आप जो है खर्च करिए। तो इन दोनों कन्वर्जन से आप लोगों के आय में वृद्धि कर सकते हैं, गरीब के आय में वृद्धि कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान नरेगा योजना में है, और इस कन्वर्जन से मैं ये आपको बताना चाहूंगा, कन्वर्जन से और एससी, एसटी, बीपीएल और स्मॉल मार्जिन फार्म के निजी खेतों काम लेने से गरीबों के जीवन में कई परिवर्तन हैं। खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी और कन्वर्जेंस में काफी अच्छे कार्य किए। हमें जरूरत है इन सारे कार्यों को, अच्छे कार्यों को, कन्वर्जेंस के कार्यों को आगे बढ़ाने की। 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 2 नहीं होता है। कन्वर्जेंस में कॉन्सेप्ट ऑफ साइनर्जी कम्स इनटू ऑपरेशन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नरेगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नरेगा, वाटरशेड डिपार्टमेंट नरेगा। 1 और 1 11 हो सकता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें इतना स्कोप है। आप सारे इंपॉर्टेंट कार्य जो है आप ले सकते हैं, जिसमें उस गरीब के स्थिति बदल सकती है, उसके खेतों के पैदावार बढ़ेंगे, उसके जो है, और हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं।
स्टडीज कई जगह हमने स्टडीज कराया, ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, इस योजना से चूंकि उस गरीब व्यक्ति को उसी के गांव में काम मिल रहा है, उसका पलायन रुका है। पहले वो दूसरे प्रदेश में जाके काम करने जाता था, दूसरे राज्यों में काम करने जाता था। ये स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि लोग अब अपने जगह रुक के काम करना चाहते हैं। अपने गांव में काम मिल रहा है, अपने गांव में, और अपने गांव में रुक के काम करने में उनका जो माइग्रेशन रुकने से वो अपने परिवार के साथ भी ज्यादा समय दे पाता है, जो बच्चों की परवरिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द टेंजिबल बेनिफिट्स व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम एन मैरिज। तो ये जो योजना है, इस योजना का वाकई इस पूरे देश में एक रिवॉल्यूशन की तरह ले आया। उस गरीब को बार्गेनिंग पावर दिया। याद करिए नरेगा के पहले के दिन, जब गांव का बड़ा किसान उस गरीब को कहता था 35 रुपये में आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। सबसे बड़ी उपलब्धि नरेगा की कि आज वह गरीब उस बड़े किसान से कहता है कि 100 रुपया दो, 150 रुपया दो तो मैं आऊंगा, नहीं तो नरेगा में चला जाऊंगा। तो उस गरीब को बार्गेनिंग पावर मिला है। फर्स्ट टाइम स्वतंत्र भारत के रूरल इकोनॉमी को गरीब जो है डिक्टेट कर रहा है। वेज रेट वह तय कर रहा है। तो उसको एक जो है बहुत बड़ा संबल मिला है। न केवल उसके जीवन में परिवर्तन आया, बल्कि नरेगा में लिए गए विभिन्न कार्यों से जो परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, जिससे जलस्तर बढ़ रहे हैं, जिससे इरिगेशन के कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण वो 1 से 2 फसल ले रहा है, जिसके चलते पैदावार बढ़ रहा है। तो रोजगार भी उसको मिल रहा है, उसको हक भी मिला है, उसको अधिकार मिले हैं, उसको जो है पैदावार बढ़ा है, उसकी जो है आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस व्यक्ति का जो है उसका मान बढ़ा है। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना के लिए हजारों कर्मचारी लगे हुए, हजारों जनप्रतिनिधि लगे हुए, सरपंच साहिबान लगे, मेट लगे हुए, इंजीनियर्स लगे हुए, कलेक्टर लगे हुए, प्रोग्राम ऑफिसर लगे, काउंसिल के मेंबर्स लगे हुए, भारत सरकार के अधिकारी, सेक्रेटरी। इस योजना को सफल बनाने के लिए इन सभी का बहुत ज्यादा योगदान है, और मैं इन सभी से एक बार पुनः आह्वान करना चाहूंगा, चूंकि एक ऐसी योजना आई है भारतवर्ष में जिसमें गरीब का हक जुड़ा हुआ है, गरीब का जीवन यापन जुड़ा हुआ है, गरीब की आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है, गरीब का प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है, उसकी इज्जत जुड़ी हुई है, उसका मान सम्मान जुड़ा हुआ है, उसकी भलाई जुड़ी हुई है। इससे नेक काम नहीं है। तो मैं इन सभी स्टेक होल्डर्स, जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नरेगा से जुड़े हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुनीत कार्य में आप जितना दिल से, अंतः मन से काम करेंगे, जितना कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, उस गरीब का उतना ही भला होगा, और वह गरीब इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेगा। आप खुद को इस गरीब के तरफ रख के जब सोचिएगा, तब आपको इस चीज का एहसास होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने कर्मचारी लगे हुए, अब तक आपने जितना काम किया है, इसके लिए मैं मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे के दिनों में उस गरीब को ध्यान में रखते हुए आप इस योजना में अपना पूरा मन, लगन और परिश्रम के साथ करेंगे। तो वह दिन दूर नहीं जब महात्मा गांधी नरेगा योजना से
महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत बनेगा और महात्मा गांधी जी के उनकी मंशा, उनके सपनों के अनुसार इस देश का प्रत्येक व्यक्ति फक्र से कह सकेगा कि हम भारत के बहुत ही सुखी नागरिक हैं।